Good morning, students. Myself, Dr. Monica Dakshni, Associate Professor, Government College, Kota. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में पेप्टाइड्स के सिंथेसिस के बारे में बात की थी और हमने उसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात की थी और आज हम जो है डिस्कस करेंगे जनरल सिंथेसिस ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल synthesis of naturally occurring polypeptides। इसमें क्या होता है कि जो हमें नेचुरली जो हमें जो पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं जो प्राप्त होते हैं उनको हम किस प्रकार सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसके कई सारे जो हैं वो तरीके हैं। तो उसमें जो फर्स्ट मेथड है उसमें यह है कि जो पेप्टाइड चेन है उसका जो कार्बोक्सिलिक एंड है, जो पेप्टाइड चेन जो है उसका जो कार्बोक्सिलिक एंड वाली साइड से जो है हम जो है उसको हम वहां से उसको ग्रो करेंगे और सिंथेसिस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है वो रेसिमाइजेशन की संभावना बहुत अधिक होती है। तो क्या होता है कि इसको जो है हम इस मेथड को हम बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, मतलब हम इसको बहुत ज्यादा वैसा नहीं मानते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका जो होता है कि जो पेप्टाइड चेन के जो अमीनो साइड है, अमीनो वाली साइड से हम इस चेन को ग्रो करें। तो इसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लो नाइट्रो फिनाइल एस्टर और डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोमाइड जो है, इनकी जब हम कपलिंग रिएक्शन कराते हैं तब ये जो है ये मेथड जो है काम में आता है। इसमें क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनाइल एस्टर और डाइसाइक्लोहेक्सिल डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड इमाइड, इन दोनों की जो है, इन दोनों की कपलिंग रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये मेथड जो है ये काम में आता है। थर्ड जो इस मेथड है वो है बाय फ्रेगमेंट कंडेंसेशन। फ्रेगमेंट कंडेंसेशन, तो फ्रेगमेंट कंडेंसेशन में क्या होता है कि इस जो मेथड में क्या होता है, इस मेथड का जो हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे और जो अलग रूप से सिंथेसाइज्ड जो पेप्टाइड यूनिट्स होती है उनको हम लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड श्रृंखला का से उनका कॉम्प्लेक्स श्रृंखला का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 124 अमीनो एसिड्स के द्वारा निर्मित जो है राइबो न्यूक्लियस एंजाइम जो है, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो इसी मेथड से बना हुआ है। इसमें क्या है कि जो छोटे छोटे और सेपरेट यूनिट से जो संश्लेषित पेप्टाइड जो यूनिट्स जो होती हैं उनसे हम लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स जो है पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये तो है फ्रेगमेंट, जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको कंडेंस करके और हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब फोर्थ मेथड जो है वो है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस में क्या होता है कि ये मेथड जो है
मेनली क्या होता है, जो बड़ी पेप्टाइड जो श्रृंखला होती हैं, जो लॉन्ग पेप्टाइड चेन्स जो होती हैं, उनके जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन वगैरह है, इंसुलिन है, उनका उनके निर्माण में ये प्रयुक्त होती है। तो इस मेथड में क्या होता है कि अमीनो एसिड्स जो कि पेप्टाइड के सी सिरे पर होता है, समझ रहे हैं, जो सी एंड पर होता है, अमीनो एसिड्स के सी एंड पर जो होता है, वो एक जो ठोस पॉलीमर जो होता है, सॉलिड पॉलीमर के एक स्थायी एस्टर बॉन्ड के द्वारा वो जुड़ जाता है। और इस तरह से जो है हम सभी, और वो जो बनता है वो जो है, जो नॉर्मल सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें तो वो इनसॉल्युबल होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो पेप्टाइड के जो मतलब जो ग्रोथ होती है सिंथेसिस में, वो एक उसको एक सॉलिड बेसिस जो है वो प्रदान करता है। और लास्ट में क्या होता है कि जो पेप्टाइड जो चेन बनती है, वो पॉलीमर से वो जो है डिटैच हो जाती है। जो पेप्टाइड चेन जो बनती है, पेप्टाइड चेन जो होती है, वो पॉलीमर जो होता है उससे वो डिटैच हो जाती है। ठीक है, तो इस मेथड से हम क्या करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स की जो बहुत अधिक ईल्ड जो हम प्राप्त करने के लिए जो हम क्या करते हैं कि उसके जो अपना उसके रिएक्टेंट की जो मात्रा होती है, उसको हम एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट लेके, और जो है हमें अधिक जो है वो ईल्ड प्राप्त हो जाती है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक टर्शरी ब्यूटिल ऑक्सी कार्बोनिल अमीनो एसिड लें, जैसे कि Me3O C डबल बॉन्ड O NH CHR COOH, ये हमने लिया। ये हमने क्या लिया? टर्शरी ब्यूटाइल, सॉरी, टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल अमीनो एसिड हमने लिया, और उसको रिएक्ट कराया क्लोरोमिथाइलेटेड, देखिए ClCH2 जो है, इससे अब इसको जो है, ये टर्शरी बॉन्ड जो है, इसमें आप देखिए जिसमें HCl ले लिया, और ये CH3COOH, और इसको जो है 293 केल्विन पर इसको लेने के बाद जो है ये पॉलीस्टाइरीन जो है, इसे यहाँ से पॉलीस्टाइरीन जो है इसके साथ लेकर इसको जो है बेंजिल एस्टर बॉन्डिंग इसके अंदर हो जाती है। देखिए कैसे कि Me3CO C डबल बॉन्ड O NH और CH, ये फिर R, और ये COO CH2, और ये CH2, ये ठीक है ना, ये इसमें भी इसके साथ ये अटैच हो गया है, इसको ये ऐसे छोड़िए, HCl, ठीक है ना, ये इस तरह से है। तो ये जो है, ये ये बना बेंजिल एस्टर, ये बॉन्डिंग इसमें अपने को दिखाई दे रही है। अब जो है ये 353 केल्विन पर C2H5OH की उपस्थिति में Et3N के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ये है CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2 प्लस, ये अलग हो गया, इसमें से ये अलग हुआ, और ये H2N CHR COO CH2, और ये वापस वही स्ट्रक्चर, ये
अब क्या होता है कि न्यूट्रल ET3 ट्राइथाइल N के द्वारा ये जो है जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए, एक तो ये लेंगे हम, दूसरा हम क्या लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं वापस वही Me3CO NH CHR COH जो हमने ऊपर लिया था वो लेके प्लस C6H11 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N C6H11 और प्लस CH2Cl2 ये लेके जब इसके साथ इन सब कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, इसके साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है C6H11NH C डबल बॉन्ड O NH C6H11 तो ये है डाई साइक्लो हेक्सिल यूरिया, ये बन गया। अब क्या होता है, एक ये है, अब दूसरा देखिए आपकी दिस प्लस ये जो बना दिस प्लस Me3CO C डबल बॉन्ड O CHR CONH CHR, ये एल्काइल ग्रुप, अलग अलग एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, COOCH2 दिस, और इसमें भी वही क्या होगा, हम ले सकते हैं 1N HCl और CH3COOH, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन का, और थर्ड स्टेप जो होगा वो कपलिंग का होगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स के बाद क्या होगा, हमें फिर वापस से वही प्राप्त होगा कि Me3CO C डबल बॉन्ड O NH CHR CO NH CHR CO, ये N टाइम्स, और फिर NH CHR COO CH2, फिर वही, तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन प्रोपेगेट करती जाएगी। फिर क्या होगा कि लास्ट में क्या होगा कि इसको हम जो है जब HCl और एसिटिक एसिड के साथ जब कराते हैं तो हमें क्या होता है, ये फ्री पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं और वापस से हम उस पर वहीं पहुंच जाते हैं। देखिए, एक तो क्या होता है फ्री पॉलीपेप्टाइड प्राप्त हो जाता है प्लस Cl CH2 ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस मेथड के साथ जो है हम डिफरेंट डिफरेंट हम पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड, अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस हमें क्या प्राप्त होता है, हमें अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सेपरेट करके हम आसानी से उनको पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो प्रत्येक प्रकार के जो अमीनो एसिड्स जो हैं उनको इसको क्या करते हैं, इसके बाद हम सेपरेट करके फिर उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
आइडेंटिफाई करके आसानी से आइडेंटिफाई उनको किया जा सकता है, और इस तरह से फिर हम डिफरेंट डिफरेंट जो है अमीनो एसिड्स की गणना कर सकते हैं, कितने अमीनो एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड्स में क्या होता है कि अमीनो एसिड्स किस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, किस ऑर्डर, इसकी जो है इसका पहचान करना जो है वो कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हमें प्राप्त हुए, ये तो हम पहचान कर सकते हैं, लेकिन वो किस ऑर्डर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसकी पहचान करना जो है वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो क्या होता है, लेकिन जो अब क्या होता है कि जब दो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जुड़ सकते हैं। ये आपको मैंने पहले भी ग्लाइसिन और एलेनिन के केस में हमने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ही बताया था कि जो दो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स हैं वो दो अलग अलग टाइप से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने उसका एग्जाम्पल आप अगर आपको याद है तो हमने जो है ग्लाइसिन और एलेनिन का एग्जाम्पल हमने उसमें दिया था। तो उसमें जो है उसमें दो प्रोडक्ट्स बने थे, एक तो बना था ग्लाइसिल एलेनिन और एक बना था एलेनिल ग्लाइसिन। तो ये जो है दो तरह के जो है पेप्टाइड्स जो है दो टाइप के वो हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए थे। तो ग्लाइसिल एलेनिन में आपको याद हो तो ग्लाइसिल एलेनिन में तो ग्लाइसिन का जो ग्लाइसिन का जो एन सिरा था, ग्लाइसिल एलेनिन में तो क्या था, ग्लाइसिन का जो एन सिरा था, माने जो NH2 जो था NH2 ग्रुप जो था वो फ्री था, और एलेनिन का सी सिरा, एलेनिन का जो था वो सी साइड जो थी, सी एंड जो था वो फ्री था, ठीक है। जबकि एलेनिल ग्लाइसिन में क्या था, एलेनिल ग्लाइसिन में क्या था कि इसका जो एन एंड था, एन एंड जो था तथा और ग्लाइसिन का, एलेनिन एलेनिन का एन एंड और ग्लाइसिन का सी एंड जो था वो फ्री था। तो ऐसे इसमें जो है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है जो अपनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो मेथड्स जो है इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ। तो जिनके द्वारा जो है पॉलीपेप्टाइड्स में अमीनो एसिड्स के जो ऑर्डर की, उनके अनुक्रम की जो है हम उसकी हम व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें जो है दो तीन चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए आपको, जैसे कि हम जो है नेक्स्ट टर्न पे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, तो उसमें जैसे क्या है कि अमीनो एंड डिग्रेडेशन। तो अमीनो एंड डिग्रेडेशन जो है कि भाई जो यहाँ से जो है अमीनो अमीनो सिरे के अवरोहण विधि जो है, हम अमीनो सिरे की जो है अवरोहण जो है हम विधियां हम इसमें जो है मेथड्स देखेंगे। तो ये इस तरह से अमीनो एंड का है। फिर हम जो है इसके बाद जो है दूसरा हम कार्बोक्सिलिक एंड का जो है उसकी मेथड्स हम देखेंगे। तो ये जो है हम जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अमीनो एंड का किस तरह से डिग्रेडेशन होता है, और इसके बाद हम जो है फिर नेक्स्ट देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एंड है उसका कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एंड का डिग्रेडेशन कैसे होता है, और जो है फिर ये जो है दो मेथड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही जो है हमारा वो चैप्टर, ये पेप्टाइड्स जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज आपने जो है ये देखा कि इसमें जो है हम किस प्रकार से ये आपके इनके जो जनरल सिंथेसिस जो है वो किसका, जो नेचुरली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड जो है उनका जनरल सिंथेसिस हम किस प्रकार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्या है कि जो नेचुरली अकरिंग जो है वो एक जो है कॉम्प्लेक्स यूनिट्स होती हैं, मतलब और बड़ी वो होती हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसलिए जो आपने देखे कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आज आपने देखी इसके अंतर्गत। तो आई होप ये आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और जो है नेक्स्ट उसमें जो है हमने अभी आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एंड का डिग्रेडेशन और अमीनो जो एंड का डिग्रेडेशन है वो हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।